हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 4 का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा कैपलर्स लॉज। ठीक, कैपलर्स लॉ आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इससे पहले आप कैपलर्स लॉज को पढ़ चुके हैं। क्लियर? कब पढ़े थे आप इसको? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में जो पार्ट बी पोर्शन था मैकेनिक्स, उसमें इसको पढ़ चुके हैं तीनों लॉ को। लेकिन वहाँ पर आपको इसको डिराइव नहीं करना था इन लॉ को। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कैपलर्स लॉ के डेरिवेशन को भी पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है डेरिवेशन ऑफ कैपलर्स लॉ। ठीक, मतलब हम लोग बारी बारी से कैपलर्स के लॉ को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, आज के लेक्चर में ही उसको डिराइव कर डालेंगे। क्लियर है चीज़? देखिए, कैपलर साहब एक एस्ट्रोनॉमर्स थे और इन्होंने क्या किया, प्लेनेटरी मोशन को लगभग 20 साल से ज़्यादा स्टडी किया। तमाम सारे कैलकुलेशन वगैरह किए और उन सब कैलकुलेशन को करने के बाद इन्होंने 1619 में प्लेनेटरी मोशन के संबंध में 3 इम्पॉर्टेंट लॉ दिए जिनको कैपलर्स लॉ कहा जाता है। ठीक, प्लेनेटरी मोशन के रिगार्डिंग इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए जिनको कैपलर्स लॉ कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से आप भी किसी टॉपिक पे स्टडी करके अपने नाम से कोई नया लॉ बना सकते हैं। ठीक, जैसे कैपलर साहब ने क्या किया, बनाया। ठीक, तो इन तीनों लॉ को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ अब उसको डिराइव भी करेंगे। क्लियर हो गया? 1619 में कैपलर साहब ने क्या किया, प्लेनेटरी मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉ दिए, जिसमें से जो पहला लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये लॉ क्या बताता है कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे क्या होता है, स्थित होता है। आपको पता है इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा, और उस सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करेगा, प्लैनेट रिवॉल्व करेगा। क्लियर है चीज़? तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए लिखे हैं कैपलर्स 3 लॉज, ऐसे लिख दीजिए, लॉज आर फॉलोइंग। ठीक, इनके तीनों नियम जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ। ठीक, क्या है, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो फर्स्ट लॉ था इनका वो क्या था, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऐसे भी एग्जाम में कहीं पूछाता है कि लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट को डिराइव करिए। ठीक, तो आपको जानना पड़ेगा कि पहला लॉ को हम क्या कहते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ था इनका उसको लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट का नियम है। ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ ये बताता है कि एवरी प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये लॉ ये बताता है कि हर एक प्लैनेट क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, विथ द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। और क्या होता है, जो सन होता है उस इलिप्स के दोनों में से किसी एक फोकस में क्या होता है, स्थित होता है, विथ वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक, क्लियर है चीज? मतलब जो प्लैनेट का मोशन होगा सन के चारों तरफ, वो क्या होगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा, और सन उस इलिप्स के, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे क्या होगा, स्थित होगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक, पहले लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ओके, देखिए एक चीज और क्लियर कर दें, यहाँ फोकाई लिखे हैं। फोकाई क्या होगा, फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। जैसे ये लॉ क्या बता रहा है कि ये मान लीजिए इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट हम बना दिए, 2 फोकस होगा, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे। तो सन मान लेना, अगर इस फोकस में सन है, ठीक, और अर्थ कहीं यहाँ पे है, वो चारों तरफ क्या करी, सन के रिवॉल्व कर रही है। ऐसे कुछ रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ये बताता है अर्थ भी क्या प्लैनेट है, या कोई और, हम अर्थ नाम नहीं ले रहे, चलिए प्लैनेट ही कह दे रहे हैं। तो मान लीजिए अगर प्लैनेट क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करेगा, तो कैपलर साहब का पहला नियम ये बताता है कि जो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते टाइम जो मार्ग अपनाएगा वो एक इलिप्टिकल मार्ग होगा, और सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे स्थित होगा। ठीक, तो वन ऑफ, यहाँ 2 लिखे हैं ना, तो 1 ऑफ 2 फोकाई लिखे हैं। क्यों 1 ऑफ 2 फोकाई करें, क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा फोकस है, तो उस केस में हमको प्लूरल फॉर्म यूज करना पड़ता है। ठीक, इसलिए लिखे हैं 1 ऑफ द 2 फोकाई। क्लियर है चीज? तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अगर एक रहता तो केवल फोकस लिखते। जैसे रेडियस का प्लूरल क्या, रेडियाई,
वैसे यहाँ पे इस फोकस का प्लूरल फोकाई। क्लियर है चीज़? अब चलिए लिख लेने दीजिए, फिर समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे किसको, कैपलर्स फर्स्ट लॉ को। ठीक, अब हम लोग कैपलर्स फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक, तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो हम लोग को जानकारी है, जो निकोलस साहब ने बताया था 16वीं शताब्दी में, कि जो प्लैनेट का मोशन होता है सन के चारों तरफ होता है। तो सन के चारों तरफ अगर प्लैनेट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसका नाम हम कह सकते हैं कि वो बाउंडेड होगा। और बाउंडेड ऑर्बिट के एग्जांपल में इसको हम लोग पढ़ भी चुके थे कि जो सन के चारों तरफ प्लैनेट का मोशन होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। और बाउंडेड हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सन प्लैनेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है, अपने तरफ उसको उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक, इस चीज़ को कुछ ऐसे समझिए, ऐसे में एक जनरली अभी हमको इलिप्स नहीं बनाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बस बना रहे हैं, क्योंकि इलिप्स तो अभी प्रूव करना है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ये सन है और यहाँ क्या अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे, ठीक, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर r मान लें तो सन का भी कुछ मास होगा, अर्थ का भी कुछ मास होगा, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का है, क्योंकि ये अर्थ क्या करे, अर्थ सन की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो देखिए, जब ये अर्थ क्या है, प्लैनेट है, तो जब इसका मतलब क्या, जब प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स लग रहा है, और ये किस नेचर का है, माइनस साइन आया है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर का है। इसका मतलब क्या है, ये एक अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इसका नाम हम ये कह सकते हैं कि जो कल हम लोग पढ़े थे, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, वो टॉपिक ही हम लोग को इसमें यूज करना है। क्लियर? कह सकते नहीं, वो करना ही है। बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब सन के चारों तरफ क्या करेगा, प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, सन के चारों तरफ प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, उस प्लैनेट पे सन क्या लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये डेरिवेशन करने के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, और सहारा लेते हुए पार्टिकल के मोशन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक, तो कल आप देखे थे कि हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत पार्टिकल के मोशन को निकाले थे। ठीक, और ये फोर्स कैसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्लियर? यही फॉर्मूला होता है। मतलब कल हम लोग F = -k/r² लिए थे, किस केस में लिए थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स जब अट्रैक्टिव माने थे, मतलब अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ के फोर्स में लिए थे। वीडियो जाके देखिएगा, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो k का वैल्यू होगा वो कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m, मतलब कैपिटल G और मास ऑफ सन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्लैनेट होगा। क्लियर? तो वो जितना आपको पढ़ाया गया है कल, उतना पूरा आप लिखिएगा और यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक, हम लोग लास्ट में क्या किए थे, ऐसा इक्वेशन निकाले थे और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी वगैरह क्या कर दिए थे, बता दिए थे। क्लियर? तो यहाँ तक आप कल के वीडियो से पहुँच जाएगा। क्यों कल के वीडियो से कर रहे हैं, क्योंकि निकोलस साहब ने जब बता दिया कि जो सन के चारों तरफ प्लैनेट का मोशन होगा, मतलब प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो हम बाउंडेड भी कर सकते हैं। और बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है, सन जो है अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को कि तुमको छोड़ के नहीं जाना है ऑर्बिट, जिस पाथ पे उसी पाथ पे क्या करो, रोटेट करो। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है। तो इसका मतलब हम लोग को इसके मोशन को निकालने के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, और उस सहारा को लेते हुए हम लोग कल जिस रिजल्ट पे पहुंचे थे उस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्लियर है चीज़? तो ये कहाँ से आया है, कल मैं पूरा डिराइव कराया था, तो आप पूरा डिराइव कर डालेंगे। मैं यहाँ दोबारा नहीं डिराइव करूँगा क्योंकि हम लोग को टाइम बचाना, आगे के टॉपिक भी कवर करने हैं। ठीक, तो पूरा इसको क्या करिएगा, डिराइव कर लीजिएगा और यहाँ तक पहुँच जाइएगा। ठीक, अब मैं देखिए इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया हूँ, आपको जो मन करेगा मतलब क्या, जितना ही क्वेश्चन नंबर आएगा वो बनाइएगा। ठीक, हो सकता है वहाँ 11-12 नंबर आ जाए, कल मैं बनवाया था वो देख के वहाँ से आप बना लीजिएगा। ठीक, अपने कॉपी में पूरा उसको लिख लीजिएगा। ओके, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन 2 का दे रहे हैं। ठीक, कल आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर आया था, उस हिसाब से आप लिखिएगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को कल मिला था, ये क्या था, हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दिया हूँ कि द मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन एच। ये कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है जहाँ पे इसेंट्रिसिटी को कुछ ऐसे दिया जाता है। क्लियर है चीज़? यल को नहीं बताया, आपको मन करेगा तो यल दिखा लीजिएगा, कल यल बताए थे। ठीक, क्योंकि मेन फोकस हम लोग का किस पे है अभी, ई पे है और कैपिटल ई और स्मॉल ई और कैपिटल ई पे, ऐसे कहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है चीज़?
क्या करना है आपको कल जो मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स बताए थे, अट्रैक्टिव वाला केस पूरा निकाल डालना है और पूरा निकाल कर यहाँ तक पहुँच जाना है। क्यों पूरा निकाल डालना है? क्योंकि ये चीज़ हम लोग को पता है कि सन के अराउंड जो प्लेनेट मोशन करेगा तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा और वो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक, तो पूरा निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए फिर इसके आगे बता दिए हैं कि इसेंट्रिसिटी का ये वैल्यू होगा, कल हम लोग निकाले थे। ये क्या होगा? इसेंट्रिसिटी होगा ऑफ द ऑर्बिट। ठीक, ये क्या होगा? इसेंट्रिसिटी होगा ऑर्बिट का। ओके, अब देखिए फिर लिखेंगे सिंस मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज बाउंडेड वन। ये हम लोग को पता है 16वीं शताब्दी में निकोलस साहब ने बता दिया था। ठीक, और ये हम लोग अभी एग्जाम्पल में पीछे पढ़े थे जब बाउंडेड ऑर्बिट वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहाँ पढ़े थे कि हम लोग की मोशन जो होगा प्लेनेट का सन के अराउंड वो हमेशा क्या होता है? बाउंडेड होता है। तो देखिए जब मोशन बाउंडेड होगा तो बाउंडेड मोशन के केस में जो टोटल एनर्जी होता है वो निगेटिव होना चाहिए। इसीलिए लिखे हैं देयरफॉर द टोटल एनर्जी ई विल बी निगेटिव, दैट इज ई इज लेस देन जीरो। अब देखिए अगर ई एनर्जी निगेटिव है, ये एनर्जी निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? इस वैल्यू अगर ई का वैल्यू यहाँ निगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब क्या? ई का जो वैल्यू है वो अंडर रूट में ऐसे लिखा गया और उसको एक में से घटा रहा है। और आपको पता है कल मैं बताया था कि ई क्या है? एक नॉन निगेटिव रियल नंबर है, मतलब ई का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक, जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। क्लियर है चीज़? मतलब इस जीरो से बड़ा मतलब ये जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, जीरो के केस में हम लोग क्या देखे थे? एक सर्किल मिला था। ये चीज़ क्लियर? ठीक, अब इस पर नहीं, यहाँ मैं आता हूँ। देखिए ईज लेस देन जीरो है, जब ईज लेस देन जीरो होगा तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा? ईज लेस देन जीरो मतलब ई निगेटिव होगा, तो पूरा क्वांटिटी ये क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये मास है, निगेटिव होगा नहीं, ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ई निगेटिव होगा। तो जो वैल्यू होगा ई का वो 1 में से घटाया जा रहा है और उसके बाद फिर रूट लगा, इसका मतलब क्या है? वो 1 से छोटा होगा। ठीक, 1 से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा। ठीक, क्योंकि हम बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? इस केस में जब ईज लेस देन जीरो होगा, तो जब ईज लेस देन जीरो होगा इसका मतलब ई क्या होगा? निगेटिव होगा। और ये जब ई निगेटिव हो जा रहा है तो ये सब वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में, मास निगेटिव होगा नहीं, 2 निगेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब जो वैल्यू है 1 में से घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो जा रहा है और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है तो वो 1 से और छोटा हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। 1 से छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ ई इज निगेटिव देन फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। दैट इज ई क्या होगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। एंड फॉर द वैल्यू ऑफ, देखिए फिर लिखे एंड फॉर द वैल्यू ऑफ इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 0 द ऑर्बिट विल बी इलिप्टिकल इन शेप। और इसके लिए ई के इस वैल्यू के लिए जब इसेंट्रिसिटी क्या हो? 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में जो ऑर्बिट होता है वो आपका क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक, इसके आगे 2-4 लाइन और लिखेंगे और हम लोग का फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग लिख चुके थे कि फॉर द वैल्यू ऑफ ये ई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 द ऑर्बिट विल बी इलिप्टिकल इन शेप। ऑर्बिट का शेप जो इलिप्टिकल होगा, और आगे उसके क्या लिखेंगे उसको मैं ऊपर लिखा हूँ। ठीक, और लिखा हूँ कि एंड इफ वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और अगर ई का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, देन द इक्वेशन फर्स्ट विल बी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक, तो जो इक्वेशन फर्स्ट होगा, जो इक्वेशन फर्स्ट अभी को हम लोग लिखे थे, आप जब लिखिएगा तो जो इक्वेशन नंबर आएगा वो नंबर दीजिएगा। ठीक, 1 + ई cos थीटा माइनस थीटा नॉट लिखे थे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसमें अगर ई का वैल्यू क्या हो जाए? 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाए, तो ये जो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा। तो इस बात से हम ये अब ये कह सकते हैं, और कैसा इलिप्स का इक्वेशन होगा? ऐसे इलिप्स का इक्वेशन होगा जिसका ओरिजिन क्या हो? किसी फोकस पे हो, किसी एक फोकस पे स्थित हो। तो ये लिखे हैं हैविंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई, किसी एक फोकाई पे क्या हो? ओरिजिन हो। ठीक, ओरिजिन क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, सेंटर होता है। ठीक, और हम लोग पढ़े थे कि जो फिक्स पॉइंट होता है वहीं से डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। ये हम लोग फर्स्ट डे इन सेंट्रल फोर्स को डिफाइन किए थे कि फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं? टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट से की तरफ या दूर की तरफ क्या करता है? फोर्स वगैरह लगता है। तो इस केस में क्या है? जो फिक्स पॉइंट है वो सन है, तो इसका मतलब सन क्या होगा? फोकस पे होगा। ये चीज़ पता चल गया ना। ओरिजिन क्या है? एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर भी कहते हैं। ठीक,
तो ओरिजिन को सेंटर कर सकते हैं, उसी को फिक्स पॉइंट कहते हैं, और फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो फिक्स पॉइंट है जिससे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो प्लैनेट सिस्टम में हम डिस्टेंस को कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सन से मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो सन होगा वो क्या होगा, फोकस पे स्थित होगा। इसी से क्लियर हो गया ना इस स्टेटमेंट से। तो वही लिखे हैं कि दिस स्टेबलाइजेस केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये केपलर फर्स्ट लॉ को स्टेबलाइज कर दे रहा है, ठीक, जो ऊपर हम लोग स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं। दस ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्स विथ सन एट इट्स फोकस। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक प्लैनेट है वो क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और सन जो होता है क्या होता है, उसके फोकस पे होता है, एज शोन इन फिगर बिलो, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है, ठीक, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया। देखिए ये क्या है, प्लैनेट माने हैं, ये क्या सन है, इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाए हैं, ये क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और सन क्या प्लैनेट पे जो आर डिस्टेंस पे, ठीक। तो ओरिजिन क्या है, फोकस पे है, और ओरिजिन को ही क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट कहते हैं, सेंटर कहते हैं, जिससे दूसरे बॉडी के डिस्टेंस को लिया जाता है। सेंटर फोर्स एन पढ़े, उससे दूर या उसके तरफ क्या होता है, एक फिक्स सेंटर से दूर या फिक्स सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंटर फोर्स में पढ़े। तो यहाँ तो फिक्स सेंटर पर क्या रहेगा, सन रहेगा ना, क्योंकि सन के चारों तरफ इन्हें बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो सन होगा वो फोकस पे बैठा रहेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो सन फोकस से बैठा रहेगा, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, इसे रिवॉल्व करेंगे, ठीक। अब जब प्लैनेट सन के सबसे नजदीक पहुंचेगा, जहां पे डिस्टेंस आर सबसे मिनिमम होगा, तो वो पॉइंट ए होगा, तो इसको पेरीहेलियन कहते हैं, और पॉइंट बी पे ये जो आर है मैक्सिमम होगा, इसको अफेलिनियन कहते हैं, ठीक। तो यहां से देखिए लिख दिया है कि इन एवर फिगर द पॉइंट ए वेयर द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरीहेलियन, एंड द पॉइंट बी वेयर द प्लैनेट इज farthest from the sun is called aphelion, ठीक। तो ये आपके फर्स्ट लॉ के प्रूफ को हम लोग देख लिए, ठीक। ये हम लोग को पता चल गया कि जो ऑर्बिट होगा वो इलिप्टिकल होगा, और उसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, सन इलिप्स के किसी एक फोकस पे होगा, इस फोकस पे भी हो सकता है, इस फोकस किसी पे हो सकता है। जनरली हम लोग इसी बनाते हैं और इधर अर्थ को दिखाते हैं, ठीक। किसी फोकस पे हो सकता है। क्लियर है चीज। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ देखे। अब हम लोग सेकेंड लॉ पे बात करेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से जो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ है केपलर साहब का, उसको मैं कल अपलोड करूंगा। तब तक आप फर्स्ट लॉ देखिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।